ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने। गुड। तो बात बाबा जी बता रहे थे कि मानव जो है शरीर और जीवन का अभाज्य रूप है। जब इस अभाज्य रूप को हम देखने जाते हैं तो यहाँ भी सहअस्तित्व दिखाई देता है। वो सहअस्तित्व क्या है? वो सहअस्तित्व है शरीर और जीवन का। जब हम शरीर और जीवन की बात करते हैं तो यहाँ शरीर जो है वो जड़ इकाई है और जो जीवन है वो चैतन्य इकाई है। सहअस्तित्व केवल मैक्रो लेवल पर नहीं है, माइक्रो लेवल पर भी है। मैक्रो लेवल पर यानी जब उसको वृहद रूप में हम देखते हैं तो वहाँ ये हमें व्यापक और उसमें संपृक्त जड़ चैतन्य इकाई के रूप में दिखाई देता है। लेकिन जब हम मानव को भी देखते हैं तो मानव को देखिए आप, मानव भी जड़ और चैतन्य का ही रूप है। ये समझ पा रहे बेटा? तो इसमें बाबा जी आगे बता रहे हैं कि जीवन न पैदा होता है न मरता है। ये हम बात कर रहे हैं विवेक की। ज्ञान के बाद विवेक, वेक और विज्ञान। तो विवेक क्या कह रहा है? विवेक कहता है कि जो शरीर है वो नश्वर है, यानी शरीर पैदा होता है और मरता है, लेकिन जो जीवन है वो न पैदा होता है न मरता है। और शरीर रचित होता है और विरचित होता है। विरचित का मतलब है, रचित होने का मतलब है उसकी रचना होना, उसका बनना, और विरचित का मतलब उसको वापिस समाप्त हो जाना, यानी पदार्थावस्था में वापिस कण कण में कन्वर्ट हो जाना। जीवन जीवन सहज विधि से मानव शरीर को चलाना चाहता है। ये अभी तक हम क्या समझ पा रहे थे कि ये जो सब कुछ करने वाला शरीर है। बाबा जी बता रहे हैं कि शरीर को चलाने वाला जीवन है। जीवन जीवन सहज विधि से, यानी अपनी जो उसकी विधि है उससे चलाना चाहता है। जीवन सहज विधि क्या है? सुखी होने का समझ एवं कार्यक्रम। तो जीवन सहज विधि क्या है? जीवन सहज विधि अर्थात सुखी होने का कार्यक्रम, समझदार होने का कार्यक्रम। सारे पशु केवल जीने की आशा करते हैं। वंशानुसंगी विधि से जितने भी पशु है बेटा, वो कैसे अपना विस्तार करते हैं? वो विस्तार करते हैं वनुषा वंशानुसंगी विधि से, यानी अपनी बेल बढ़ाकर। उसमें क्या करते हैं? अपने जैसे शरीर वाले अन्य जीव पैदा करके। हाथी हाथियों को पैदा करके, चींटी चींटी को पैदा करके, गधा गधे को पैदा करके, गाय गाय को पैदा करके अपनी वंश परंपरा को बनाए रखे हुई है। और साथ ही इसमें एक चीज और है, जहां जीवन जुड़ता है वहां जीने की आशा आ जाती है, यानी जीवन जीना चाहता है। जबकि मानव सुखपूर्वक जीना चाहता है। अब पशु में और मानव में क्या फर्क है? इतना ही फर्क है कि जो पशु है वो केवल जीना चाहता है, उसे सुख और दुख से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मानव जो है, जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है, सुख धर्मी है। मानव का हर क्रियाकलाप सुख मात्र के लिए है। क्यों? क्योंकि मानव सुख धर्मी है। तो मानव जो जीना चाहता है वो सुख पूर्वक जीना चाहता है। किंतु जब मानव वंशानुसंगी विधि से जीने लगता है तो परेशान हो जाता है। यहां देखना पड़ेगा मानव और जीव में क्या फर्क है। इतना ही फर्क था कि जीव जो है वो केवल जीना चाहता है, उसे और कोई फालतू लालसा नहीं है। ये एग्जाम्पल मैंने कई क्लासों में पहले भी दिया है, आपको पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसे एक गाय या एक हिरन जंगल में चर रहा है, वो अपना खाना खा रहा है। अचानक वो किसी शेर को देखता है और शेर उसके पीछे भागता है। अपनी जान बचाने के लिए वो और तेज दौड़ता है। जब वो शेर से बच जाता है, पीछे मुड़कर देखता है कि शेर नहीं आ रहा, उसकी सारी टेंशन खत्म और वो फिर से अपना खाना खाना शुरू कर देता है। यही तक उसके जो जीवन में क्रिया थी, क्या थी? केवल जीने की आशा। वो केवल जीना चाहता था और जैसे ही उसका जीने का भय समाप्त हुआ, वह पुनः अपना खाना खाने में बिजी हो गया। अब मानव को देख लीजिए, मानव कैसे जी रहा है। कैसे जी रहा है मानव? यही शेर अगर मानव पर हमला करे और मानव किसी तरह बच जाए, तो अगला टारगेट मानव का क्या होगा?
मानव का अगला टारगेट होगा कि अगर मुझे जीना है, सुख शांति से जीना है, तो क्या करना पड़ेगा? शेर को मारना पड़ेगा। क्योंकि कल अगर ये शेर फिर से आ गया, तो हो सकता है मुझे ये मार दे। मुझे ना मारे तो हो सकता है मेरे बच्चों को मार दे या किसी अन्य मानव को मार दे। तो क्या करता है? वो उसका जुगाड़ करने का यानी उसको समाप्त करने का प्रयास करता है। ऐसा मानव ने हर बार किया, तभी आज मानव इस स्थिति में है। तो बाबा जी यही बता रहे हैं कि मानव का जो जीना है, वो वंशानुसंगी विधि से नहीं है। लेकिन अभी मानव कैसे जी रहा है? वंशानुसंगी विधि से, यानी अपने जैसे और व्यक्तियों को पैदा करके। आज देखिए, मैं थोड़ा-सा इसको यहाँ रोककर एक चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ। अभी क्या कर रहा है मानव? उस मानव को हमें समझना पड़ेगा। मानव क्या कर रहा है बेटा? मानव स्वयं समझदार हो रहा है। किस प्रकार समझदार हो रहा है? उसे लगता है कि स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है, जो स्किल एजुकेशन उसको दिया जा रहा है, उससे वो शिक्षित हो रहा है। उसके बाद क्या करता है? जैसे हम एक बात करते हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, तो या 3 साल का बच्चा, 1, 2, 3 साल का बच्चा, वो सत्यवक्ता होता है, जिज्ञासु होता है और न्याय का याचक होता है। वो सवाल पूछता रहता है। वो चाहता है कि जब हम घर में कुछ चीज़ें लाएँ और घर में 2 बच्चे हैं, तो दोनों में समान मात्रा में उसको बाँटे। वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करता, उसको ना ही अन्याय अच्छा लगता है। लेकिन हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? अभी माता-पिता का और बच्चों का जो संबंध है, वो क्या संबंध है अगर देखें, तो माता-पिता क्या करते हैं? केवल घर से निकलते हैं, कुछ पैसा कमा कर लाते हैं और उससे अपने बच्चों का पालन-पोषण करते हैं और उनके स्कूल की फीस देते हैं। जो पापा है, वो एक तरह का एटीएम बन गया है। यानी जब बच्चे को ज़रूरत होती है, वो कुछ पैसे निकाल के उसको दे रहा है। इस प्रकार से क्या है, पिताजी एटीएम बन गए हैं और अपने बच्चे को जिस स्कूल में वो भेज रहा है, वहाँ उसको किस प्रकार की शिक्षा दिलवा रहा है। उसका सारा मतलब प्रयास क्या है? जब मैंने आप बच्चों से पूछा था कि आप पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हैं? तो पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हैं? तो आप मोस्टली का जवाब यही था कि हम पढ़ लिख कर पैसा कमाना चाहते हैं। तो देखा जाए तो मम्मी-पापा अभी खुद एक एटीएम मशीन की तरह काम कर रहे हैं। बाद वो नए बच्चों को एक नए एटीएम मशीन के रूप में उसका पालन-पोषण कर रहे हैं। यानी जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो खुद में एक एटीएम मशीन बन जाएगा और वो अपने बच्चों का पालन-पोषण करेगा। समझ पा रहे बेटा? इस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम हमारी है अभी और सभी बच्चों के मम्मी-पापा यही चाहते हैं कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा जॉब करें। क्यों श्याम? यस सर, सब यही चाहते हैं। गुड। सर, हुँ, आपकी तबीयत ठीक है? क्या बोल रहे बेटा जी? आपकी आवाज़ नहीं आ रही? सर, मैं पूछ रही हूँ आपकी तबीयत ठीक है? मैं 2 दिन से बहुत थका हुआ हूँ। मैं सर, आपकी आवाज़ में समझ आ रहा है इसीलिए हाँ, बेटा लेकिन क्लास भी लेनी क्योंकि कल भी नहीं हो पाई थी। मैं लगभग-लगभग 500 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव की है, काफ़ी टाइम खड़ा रहना पड़ा है, तो मोस्टली थोड़ी थकावट है। कोई दिक्कत लेकिन समझ में आ रहा है? हाँ सर। अभी देखो, अभी हमारे क्या कर रहे हैं, मम्मी-पापा क्या कर रहे हैं, हमें स्कूल भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? ताकि स्कूल में जाकर हम कुछ पढ़े लिखें और पढ़ लिख कर क्या करना है? अगर हम पढ़ाई में थोड़ा-सा कमज़ोर होते हैं, तो मम्मी-पापा ट्यूशन लगाते हैं। ट्यूशन पर भी नहीं चल चल पाते, तो मम्मी-पापा चिल्लाते हैं, डाँटते हैं, कई बार पीट भी देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चाहत क्या है कि पढ़ेगा तो बढ़ेगा। किस तरफ बढ़ेगा? पैसा कमाने के लिए। समझ पा रहे हैं? और पैसा कमाना ही हर एजुकेशन का आज का ध्येय हो चुका है। केवल पैसा कमाने के लिए। खुद एटीएम है, एक नया एटीएम हम तैयार कर रहे हैं। इतना ही काम कर रहे हैं। तो बाबा जी क्या करें? अभी हम किस प्रकार जी रहे हैं? जीवों की तरह। जिस प्रकार जीव-जंतु अपने जो बच्चे हैं, उनको वही चीज़ सिखाती जो उनको आती है। शेर अपने बच्चे को शिकार करना सिखाता है। चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही है ना? गाय अपने बच्चों को अपनी वही वंशानुगंध वाली बातें उनको सिखा रही हैं और वो उनमें है। वो धीरे-धीरे कुछ उनको एक इंडिकेशन देना पड़ता है बाद में,
देखा ना, बच्चे चिड़िया अपने बच्चे को क्या करती, थोड़ा सा उड़ना सिखाती, बाद में वो खुद उड़ता रहता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो कहाँ रहता है उसको कोई मतलब नहीं है। इनका संबंध केवल तब तक रहता है। अभी जैसे गाय के यहाँ पे एक बछड़ा पैदा होता है, गाय का अगर कोई बछड़ा पैदा हुआ और उस बछड़े को हम नदी में डाल दे, तो गाय उस बच्चे के लिए उस साथ साथ नदी में कूद जाती है। वो संवेदनावश होता है। हमें लगता है कि वो ममता है, वो ममता नहीं है, वो संवेदना है। कुछ समय बाद अगर उसी बछड़े को, जब बछड़ा बड़ा हो जाता है, 6-7 महीने का या साल भर का हो जाता है, वो मरे कटे, गाय को कोई मतलब नहीं होता। वो स्टार्टिंग में संवेदनावश, हमें ऐसा लगता है कि जैसे उस गाय की ममता जाग गई है। अब आगे बढ़ते बेटा। अब क्या है, जीव जंतुओं ने अपने जो वंश परंपरा है उसको कैसे बनाए रखा? वंशानुसंगी विधि से। और मानव ने भी स्वयं को जीव समझा, क्योंकि अब तक मानव को केवल जीव ही जाना गया था, चाहे विज्ञानवाद था या अध्यात्मवाद था, उसको प्राणी और जीव की संज्ञा ही दी गई थी। तो वो स्वयं को जीव मानकर अब अपने आप को बनाए रखे हुए हैं। यानी जो मानव कई सौ साल पहले था, वैसा ही मानव आज है। उसके रूप रंग आकार में कुछ परिवर्तन हो सकता है, जो भौगोलिक परिस्थिति के कारण हो सकता है, लेकिन आज मानव अपने आप को बनाए हुए हैं। किस रूप में? शरीर के रूप में। शरीर के रूप में बनाना ये जानवरों का काम था। मानव के पास दिमाग है, तो मानव का काम क्या है? अपने आप को ज्ञानावस्था की इकाई बनाए रखना। ज्ञानावस्था की इकाई मतलब ज्ञान, जिसके अंदर ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान किसके अंदर है? जीवन के अंदर है। ज्ञान को क्या करना है? प्रमाणित करना है। कौन करता है? जीवन करता है। कैसे करेगा? शरीर के माध्यम से। शरीर के माध्यम से कैसे करेगा? जब स्नेह को ज्ञान हो जाएगा, स्नेह को अस्तित्व सहअस्तित्व का ज्ञान हो जाएगा, वो इनको देखने लगेगी, इन चीजों को समझने लगेगी, तो वो सारी चीजें उसके आचरण में आ जाएगी। अब स्नेहा को लगता है कि मेरी केवल एक ही बहन है लक्ष्मी, या मेरा केवल एक ही भाई है। लेकिन जब स्नेहा इस अस्तित्व सह अस्तित्व को समझेगी, तो वहां माही भी इसकी बहन है, श्याम इसका भाई है, अंजलि इसकी बहन है, कामना भी इसकी बहन है। ये सबको बहन रूप में देखेगी। उसके बाद जब कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तो ये मेरा बच्चा, ये तेरा बच्चा खत्म हो जाएगा। सबके बच्चे मेरे बच्चे हैं। इस विश्व में जितने भी मानव के बच्चे हैं, वो सारे मेरे बच्चे हैं। एक पिता की तरह, एक गुरु की तरह, जो मेरे दायित्व का निर्वाह मुझे करना है, वो मुझे करना ही है। ये है अस्तित्व सह अस्तित्व में प्रमाणित होना, यानी मैंने जो समझा उसको किया। तो मानव का क्या काम है? मानव का काम है प्रमाणित होना। किस रूप में? ज्ञान परंपरा के रूप में। ये जो ज्ञान की परंपरा है, ज्ञान परंपरा अर्थात ये मानव जो कोई है, ये वंशानुसंगी से अपने आप को वर्तमानित करने वाला नहीं है। मानव का काम है अपने संस्कारों को वर्तमानित करना। संस्कारों की क्या होगी? परंपरा होगी। अभी परंपरा किस चीज की है? अभी परंपरा है बेईमानी की, अभी परंपरा है लाभोन्माद की, अभी परंपरा है कामोन्माद की, अभी परंपरा है भोगोन्माद की। यानी भोगोन्माद का मतलब है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को कैसे भोगूं, और भोगता कौन है? शरीर। तो अभी मानव केवल शरीर को केंद्र मानकर जी रहा है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मानव शरीर को केंद्र मानकर जो भ्रम में आज तक रहा, उससे उसको बाहर निकालना रहेगा। यहाँ क्या होगा? जीवन या मानव केंद्रित। तो बाबा जी यही बता रहे बेटे कि जब मानव संस्कार के साथ आगे बढ़ेगा, तो मानव संस्कारानुसंगी इकाई है। यानी उसकी अनुसंगीयता, यानी उसका जो वर्तमान है संस्कार के साथ होगा। जब आज हम संस्कारों को समझने का प्रयास करेंगे, तो होगा क्या? तो बेटा जी होगा ये कि हमारे जो संस्कार है एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो गए। अभी क्या ट्रांसफर हो रहा है कि बच्चे को पैसा कमाने की मशीन बनाना है। लेकिन जब मानव समझदार होगा, तो ट्रांसफर किस चीज का होगा? समझदारी का। और ये समझदारी कैसे प्रमाणित होगी? ये समझदारी प्रमाणित होगी आचरण से। तो बेटा जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि ये जितने भी मौसम है साइक्लिक है, जैसे ऋतु है। भाई ऋतु संतुलन में क्या था? ऋतु के बाद सर्दी, के बाद गर्मी, फिर बसंत, फिर पतझड़, इस प्रकार से चलता रहता है। और जो हमारी जो
अन्य साइक्लिक है, जैसे आप जल चक्र को देखिए, आप ऑक्सीजन चक्र को देखिए, आप किसी भी चक्र को देखिए, तो वो चक्र गोलाकार घूमता है। सौरमंडल को भी देखते थे, सौरमंडल में जो सूर्य के चारों तरफ ग्रह गोलाकार में घूमते हैं। लेकिन अब बाद में देखा, जब उसको 3 डायमेंशन पर देखा, तो देखा कि इनके बीच में जो गति है, वो गोलाकार गति नहीं है, वो वर्तुलाकार गति है। अब वर्तुलाकार गति क्या है? वर्तुलाकार भी गति भी गोल ही होती है, लेकिन इसमें यहाँ पर है अभी, ये देखिए, ये यहाँ पर है और ये अभी ऐसे घूम रही है। ये घूमते-घूमते, जैसे स्प्रिंग होता है ना, ये घूमते-घूमते ऐसे ये स्प्रिंग की तरह ऊपर बढ़ती जाती है। तो जितना ऊपर बढ़ेगी उसमें उतना विकास होता आएगा। आप इसको कुछ समझेंगे, समझकर जब आपके ये जीने में आएगा, जब ये आपके जीने में आएगा, तो आपके परिवार के सदस्य, आपके बच्चे, आपके जो और आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो इसको देखेगी। और बच्चे क्या करते हैं मोस्टली? देख कर सीखते हैं। तो आपके आचरण को देखेंगे, आपके आचरण से सीखेंगे और जो आपका व्यवहार होगा, वो उनके व्यवहार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ अच्छाई आपसे ली। ये जो फालतू का अध्ययन अभी हम कर रहे हैं, इसके बजाय उन्होंने कुछ अच्छा अध्ययन किया, तो क्या होगा? उनका परिमार्जन होगा। परिमार्जन का मतलब है उनके जो गुण हैं, उनके जो संस्कार हैं, वो कुछ और निखरेंगे। फिर आगे ऐसे पीढ़ी बढ़ती जाएगी। तो इसमें क्या होगा? संस्कारों का परिमार्जन होगा। परिमार्जन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब किसी ने बेईमानी की होगी, एक व्यक्ति ने बेईमानी की होगी, उसको देखकर दूसरे ने की, फिर 2 से 4 ने की, 4 से 8 ने की और 8 से इस प्रकार की एक संख्या बढ़ती चली गई। और जिस अवस्था में हम आज हैं, वो आप ही देख सकते हैं। ये जो लालच नाम की जो चीज़ है, ये भी किसी एक आदमी के दिमाग में सबसे पहले आई होगी कि कभी बाढ़ ना आ जाए, कभी पानी ज़्यादा ना बरस जाए या कभी सूखा ना पड़ जाए, तो क्यों ना मैं कुछ सामान को स्टोर कर लूँ। जब दूसरे व्यक्ति ने उसको देखा, "भई तुम ये स्टोर क्यों कर रहे हो?" कि भई मैं तो इसलिए स्टोर कर रहा हूँ, ताकि आपातकालीन अवस्था में मैं इनका प्रयोग कर। तो अब क्या किया? उस आदमी के इस संग्रह प्रवृत्ति को देखकर कुछ और आदमी ने संग्रह करना शुरू किया। अब क्या हुआ? ये संग्रह की प्रवृत्ति इनकी वंश परंपरा में आ गई। इन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि बेटा देखो, कुछ सामान, कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए बचा कर रखना चाहिए। कई बार मेरे मम्मी-पापा से मैंने बात सुनी है कि बेटा बुढ़ापे के लिए या इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा जोड़ के रखो, कुछ चीज़ों को जोड़ के रखो। और ये जो जोड़ने वाली चीज़ है, इसको तुमने कोविड के टाइम पे बड़ा देखा होगा। जब कोविड में ये घोषणा की गई कि जो है वो लॉकडाउन लगने वाला है, तो लोगों ने देखा कि भई अब बाहर जाना मना होगा, शायद कर्फ्यू जैसी अवस्था आ जाएगी, दुकानें सब बंद हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो घर का ज़रूरी सामान था, चाहे वो आटा है, गेहूँ है, दाल है, मसाले हैं, सब्जियाँ हैं या अन्य कोई वस्तु, जो उनकी डेली नीड की वस्तु थी, उनको घर में संग्रहित करना शुरू कर दिया। और ये परंपरा क्या होगी? ये परंपरा अब तुम्हारे माता-पिता से तुम्हारे अंदर भी आएगी, कि आगे भविष्य में जब इस प्रकार की कोई अवस्था होगी, तो तुम भी क्या करोगे? आगे तुम भी उसको स्टोर करोगे। तो अभी क्या है, भ्रमित अवस्था में क्या जारी थी? गलत परंपरा चल रही थी। हम जीवों की तरह जी रहे थे। जिस प्रकार चींटियाँ इमरजेंसी के लिए सारा भोजन कहाँ करती है? अपनी सुरंगों में इकट्ठा करती रहती है। क्यों? वो सर्दी में बहुत कम दिखाई देगी आपको। सर्दी में वो अपने बिलों से बाहर नहीं निकलती। तो उनकी बनावट ही इस तरह से है, उनको देख के मानव ने भी करना शुरू कर दिया और ये परंपरा बन गया। तो अब परंपरा क्या बनेगी? परंपरा बनेगी ज्ञान की। ज्ञान से क्या होंगे? अच्छे संस्कार और फिर इन संस्कारों की जो होगी, वो परंपरा बनेगी। तो मानव को जो कहा गया है, वो वंशानुसंगी नहीं कहा गया है, मानव को कहा गया है संस्कार अनुसंगी। यानी वो संस्कारों के साथ आगे बढ़ेगा, उसके संस्कारों का परिमार्जन होगा। चलिए, मानव अगर जीव समझकर अपने आप को जीता है, तो उसे परेशानी ही होती है। इतनी ही बात है। इसको अच्छे ढंग से हमको समझने की ज़रूरत है। अच्छे ढंग से प्रमाणित करने की ज़रूरत है। पहले क्या है? अच्छे ढंग से समझने की ज़रूरत है। समझेंगे तो प्रमाणित करेंगे। समझा हुआ समझाने के काम आता है। यानी जो मैंने समझा, उसको मैं आगे अपनी जो अगले मेरी पीढ़ी है या जो मेरे साथी संबंधी हैं, उनको मैं समझा पाऊँगा। कब? जब मैं खुद समझा हुआ होगा। समझदारी ही प्रमाणित करने की वस्तु है। प्रमाणित भी क्या करनी है? समझदारी। हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं,
जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, उसमें क्या प्रमाणित करते हैं? अपनी समझदारी को ही प्रमाणित करते हैं। यानी देखिए घर में कुछ हम काम करते हैं, तो क्या होता है अगर हम कुछ गलत काम करते हैं, तो घर वाले क्या करते हैं? "अरे! अकल नहीं तेरे अंदर, स्कूल जाता है, यही पढ़ा तूने।" लेकिन जब हम किसी काम को अच्छे तरीके से करते हैं, तो घर वालों का क्या नज़रिया रहता है? वेरी गुड, बेटा समझदार होगा, भाई देखो कितनी समझदारी से काम किया है। इस प्रकार की बातें हम समझते हैं। तो ये हमें क्या प्रमाणित करना है? समझदारी को। अभी तक हम जो समझे उसको प्रमाणित करते आ रहे थे। क्या समझे? कि पढ़ना है, लिखना है, पैसा कमाना है। देखो बेटा पैसा आपको अभी भी कमाना है, लेकिन आप एक द्वंद से निकल जाओगे, कितना पैसा कमाना है? ये कई बार है ना, जब मैं किसी स्कूल में जाता हूँ, ये बच्चों के साथ मैं संवाद करता हूँ। अभी जेल में गए तो वहाँ भी संवाद हुआ। "अरे तुम ये सब क्यों करते जी पैसों के लिए?" "कितना पैसा?" तो एक ने कहा, "जी मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो।" तो मैंने कहा, "बेटा 10 करोड़ में तुम शांत हो जाओगे? 10 करोड़ में तुम्हें खुशी मिल जाएगी?" बोले, "जी मिल जाएगी।" मैं कहा, "चलो ठीक है और ये एक सवाल आपके लिए भी है। अभी भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि पैसे ही मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो वो ज़रूर ध्यान से सुने। आपकी एक मैक्सिमम पे रिक्वायरमेंट होगी 10 करोड़, 20 करोड़ और वो आपको दे भी दिया जाएगा। ठीक है, हमने आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन 10 करोड़ रुपए देने के बाद जैसे ही दूसरे के पास, आपके अपोज़िट वाले के पास, आपके किसी संबंधी रिश्तेदार के पास या छोटे-बड़े भाई के पास, जैसे 21 करोड़ आ गए, अब आपकी टेंशन शुरू हो जाएगी। देखो ये कुछ करता भी नहीं, इसके पास 21 करोड़ आ गए, इसके पास कैसे आ गए? आप ये नहीं देखोगे कि आपको भी किसी ने दिए हैं, लेकिन हम टेंशन में आना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर ही इस प्रकार से डेवलप किया गया है। यानी जैसे ही कोई तुमसे आगे बढ़े, तुम उसके बारे में चिंता करना, उसको सोच-सोच कर परेशान होना शुरू कर दो। यही सॉफ्टवेयर हमारे अंदर डाला गया है और ये सॉफ्टवेयर किसकी देन है? ये जो कॉम्पिटिशन की भावना हम सबके अंदर है, इस कॉम्पिटिशन की भावना के कारण ही ये हमारा सॉफ्टवेयर और भी ज़्यादा डेवलप होता है। दूसरी बात मान लो 10 करोड़ रुपए तुम्हारे को दे दिए, लेकिन हर रोज़ तुम्हारा अपमान किया जाए। अब मैं कहता हूँ भाई मैं है ना ये श्याम बेटा जी को 10 करोड़ रुपए दूँगा, लेकिन इसको हर शाम को 4 बजे सबके सामने सरे बाज़ार में जलील करूँगा। इसको 4 तरह की गालियाँ दूँगा और कुछ और इसका जो मुँह काला करूँगा और उसे गधे पे घुमाऊँगा। तो श्याम क्या आप ऐसे पैसे को लेना पसंद करोगे? नो सर। नो, येस यही देखना है कि ये जो पैसे की रिक्वायरमेंट है, पैसा तो आदमी को चाहिए लेकिन पैसे के साथ क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, विश्वास चाहिए, स्नेह चाहिए। जब इन मूल्यों के साथ मेरे पास पैसा होता है, तो मुझे ये पता लगता है कि मुझे कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब मेरे पास 10 करोड़ भले ही ना हो, मेरे पास अगर 10 लाख भी हैं, तो मैं उसमें सुकून और शांति के साथ जी सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे साथ विश्वास है, परिवार का स्नेह है, सम्मान है, मित्र-संबंधी सब मेरे साथ मिल-जुल कर रहते हैं। तो यहाँ किसी को ये कहा नहीं जा रहा है कि आपको पैसा नहीं कमाना। लेकिन एक जो अंधी दौड़, एक जो पैसे के लिए हवस है, उसको समझना है कि वो कितनी जायज़ है। हम जो भी काम करते हैं, जिससे भी बात करते हैं, उसमें क्या झलकता है? हमारा विचार। कई बार हम आपसे आमतौर पर मैं ये कई बच्चों से कहता हूँ कि भई मैं तुम्हारा मन पढ़ लेता हूँ। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ये कैसे समझ में आता है? कई बच्चों की आँख देखकर, कई बच्चों के हाव-भाव देखकर, अब इतने सारे बच्चों के साथ रहते हैं, तो कौन बच्चा झूठ बोल रहा है, कौन बच्चा सच बोल रहा है, सामने आते ही पकड़ा जाता है। ये कैसे होता है? ये है तो अनुभव की चीज़, लेकिन होता कैसा है? जो आदमी का जो बात करने का तरीका, आदमी का रहने का तरीका, आदमी का खाने का तरीका, ये उसके विचारों को प्रमाणित करता है कि उसके अंदर कैसे विचार चल रहे हैं। एक लड़की को देखते पता लग जाता है कि इस लड़की का कैरेक्टर कैसा होगा। हालाँकि कई बार कुछ चाहे तो ये भ्रमात्मक हो सकता है, ये गलत अंदाज़ा भी लग सकता है, लेकिन मोस्टली उससे बात करके, उसके रहने-सहने का तरीका देख के, किस प्रकार की किताबें पढ़ रही है, किस प्रकार के कपड़े उसने पहने हुए हैं, किस प्रकार का उसका दूसरों को देखने का नज़रिया है, या किस तरह से बोल रही हैं, या लड़का भी है, अगर इस टाइप का लड़का भी कोई है, तो उसके इस आचरण से ही उसके मन में जो विचार चल रहे हैं, उनको आसानी से समझा जा सकता है। इन्हीं विचारों को समझकर हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, या जो हमारे परिवार में मम्मी-पापा हैं, वो कई बार हमें टोकते भी, "देखो बेटा, उस बच्चे के साथ नहीं रहना।" देखो बेटा उसका आचरण ठीक नहीं है, तुम उससे बचा करो। उसकी दोस्ती ठीक नहीं, वो लड़का ठीक नहीं है।
आप सभी ने इस प्रकार की जो बातें हैं अपने मम्मी-पापा से सुनी ही होगी। एम आई राइट? यस स्नेहा? सर। यस सर। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ रहे हैं। समझदारी ही प्रमाणित करने की वस्तु है। अब प्रमाणित कैसे करना है? भई जो मैंने समझा, वो मैं दूसरे को समझा पाया। जो मैंने समझा, वो मेरे जीने में आ पाया। मैं समझ गया, वो समझा हुआ मेरे जीने में आ गया। मैंने दूसरे को समझाया, वो समझ गया और उसके भी जीने में आ गया। उसने किसी तीसरे को समझाया और वो भी समझ गया और उसके भी जीने में आ गया। तो मतलब ये समझदारी प्रमाणित हो रही है। अभी तक भ्रमित अवस्था में हम समझदारी को कैसे प्रमाणित करते थे? एक मैथ का टीचर क्या सोचता था कि मुझे मैथ्स के सारे फ़ॉर्मूलाज़ आ गए और सारे फ़ॉर्मूलाज़ को याद करके मैंने मैथ्स में टॉप कर लिया या मैंने मैथ्स के एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया और मैं मैथ्स का टीचर लग गया। ये लग गया एक आदमी। अब उन्हीं फ़ॉर्मूला को उस टीचर ने अपने एक स्टूडेंट को पढ़ाया, उसको समझाया, उनको डेली लाइफ़ में कैसे प्रयोग करना है वो सिखाया और वो स्टूडेंट सीख गया। सीख कर, समझ कर उसकी भी नौकरी लग गई और वो भी मैथ का टीचर बन गया। यानी अब एक मैथ का टीचर लगा, उसने एक और मैथ का टीचर तैयार कर दिया। अब इसने क्या किया? इसने 2 बच्चों को मैथ पढ़ाया, उनको समझाया, वो मैथ उनकी समझ में आ गया और इस मैथ का डेली लाइफ़ में क्या और कैसे प्रयोग करना है, इस पे ध्यान देना। मैथ का डेली लाइफ़ में क्या और कैसे प्रयोग करना है, ये समझना है। आजकल तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें मैथ का प्रयोग कहाँ पर और कैसे करना है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो जब एक टीचर ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, जब ये एक हो गया, इनकी परंपरा बन गई, तो ये परंपरा किसकी बनी? ये समझदारी की। ये परंपरा किसकी गई? प्रमाण की। प्रमाण परंपरा बन रही है। और प्रमाण किसमें बेटा जी? प्रमाण होता है हमारे आचरण से। आचरण कौन करता है? शरीर। समझता कौन है? जीवन। जीवन समझकर जीवन क्या करता है? समझ जाता है और वो समझकर क्या करता है? वो शरीर को निर्देश देता है और शरीर उसके अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन अभी क्या भ्रमित अवस्था में हो रहा है? जीवन समझा हुआ नहीं है, जीवन विचलित है। तो अब क्या कर उल्टा चल रहा है। अब जो शरीर है, वो संवेदना रूप में इस जीवन को निर्देश दे रहा है। भई आज मेरा खाने का मन है और कई बार ये निर्देश इतने तगड़े होते हैं कि हम घरवालों से ऐठ जाते हैं। घरवाले कुछ कहते हैं, उनकी बात को मानते नहीं। नहीं पापा नहीं, आज तो चाउमीन खानी ही है। नहीं मम्मी, आज तो मोमोज़ खाने ही है। ये किसके वश हो रहा है? ये संवेदना वश हो रहा है। और घरवाले किस वश कर रहे हैं? वो समझदारी वश कर रहे हैं। उनको क्या समझदारी है? कि भई मैंने फला-फला लड़के को देखा था, उसने चाउमीन खा ली, उसके पेट में पूरी चाउमीन निकली, पूरा सिस्टम ब्लॉकेज हो गया, दिक्कत हो गई, ऑपरेशन करके नस काटनी पड़ी। वो समझ गए। तो भ्रमित अवस्था में भी समझदारी प्रमाणित होती है, लेकिन कौन-सी वाली? भ्रम वाली समझदारी, जिसको हमने भ्रम में समझदारी मान लिया, जो वास्तव में समझदारी है ही नहीं, उसको प्रमाणित किए जा रहे हैं। होना क्या है? होना है समझदारी को प्रमाणित। समझदारी किस रूप में आएगी बेटा? हमारे आचरण के रूप में, हमारे जो व्यवहार के रूप में आएगी। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं तुम्हारे को न्याय समझाऊँ और तुम न्याय को समझ जाओ कि न्याय है क्या? उस न्याय को समझ के तुम न्याय के साथ जीने लगो। तुम्हारे को देख के तुम्हारे छोटे वाला भाई-बहन भी जीने लगे। ये समझदारी प्रमाणित होने लगी। अब इसकी परंपरा बन जाएगी। अब तुम्हारी बहन बाहर की बातों से विचलित नहीं होगी। अब तुम्हारे घर पे जो संतानें होगी, वो भी समझदारी के साथ ही पैदा होगी, क्योंकि समझदारी तुम्हारे ब्लड में आ गई है। समझ पा रहे हो? जीन्स में तुम्हारी समझदारी हो रही। चलाने वाला कौन है? जीवन। कंट्रोल करने वाला कौन है? ये ठीक इसी प्रकार से जैसे मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो उसके बाद वो सॉफ्टवेयर आगे और एडवांस होगा। वो वापस पीछे नहीं जाएगा। एंड्रॉयड अभी 13 चल रहा है, फिर 14, फिर 15, फिर 16। एक बार 16 तक पहुँचने के बाद वो वापस 10 पे नहीं जाएगा। वो अपग्रेड ही करता जाएगा। यही क्या है? यही हमारी वर्तलुकार गति है। तो बाबा जी इसी प्रकार की परंपरा की बात कर रहे हैं कि जो प्रमाणित होगा, वो प्रामाणिकता और आगे बढ़ती चली जाएगी। जब मैं आपसे समझकर दूसरे को समझा पाता हूँ,
बाबा जी उसी बात को बता रहे हैं जैसे मैंने बताया था अभी, कि जब मैं आपको समझकर दूसरों को समझा पाता हूँ, तभी आप प्रमाणित होते हैं। इस तरह समझदारी परंपरा में रूप में बहती है। समझदारी किस रूप में बह रही है? परंपरा के रूप में। बस एक बार शुरू करने की ज़रूरत है। एक बार एक मानव समझदार हो जाए, उसकी परंपरा बन जाएगी, कम से कम उसके परिवार में 4 लोग और समझदार हो जाएँगे। अ, अभी मुझे एक लड़की मिली थी, प्रेरणा। ये मुझे मिली थी अपने स्कूल की 12th पास आउट है। पता नहीं आज वो जुड़ी है, नहीं जुड़ी? क्या प्रेरणा जुड़ी है क्या बेटा जी आज? ये एक लड़की और कौन जुड़ी है? इसका ना कोई नाम है, एक ये जो खड़ी है कहीं पे, कौन है ये? आप देख रहे हो सर चांदनी सर। शानवी है सर वो। अच्छा शान्वी आई है। हाँ, परंपरा ग्रुप प्रेरणा ग्रुप में जुड़ी हैं, लेकिन वहाँ पे हापुड़ में थोड़ा नेटवर्क है, शाम को उनकी गोष्ठी भी होती है, हो सकता है ग्रुप में ना वो भी क्लास ना जॉइन की हो। तो बता रही कि सर मैं जब पिछली बार यहाँ पर आई, तो कुछ परिवर्तन तो घर वालों ने देखा होगा, हालाँकि मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, लेकिन कुछ परिवर्तन मेरे घर वालों ने देखा और इस साल जैसे ही गर्मी की छुट्टियाँ आई, मेरे घर वालों ने मुझे खुद कहा कि बेटा तू पिछली बार हापुड़ गई थी, अब की बार इस साल नहीं जाएगी क्या? और ये घर वाले आमतौर कब बोलते हैं? क्यों माही? अगर तुम्हारी मम्मी ये कहे, "भई तुम पिछली बार वो तुम्हारे स्कूल में एक वो 7 दिन का शिविर हुआ था, वो अब दोबारा नहीं होगा क्या?" तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर तुम इसका मतलब यही है हुँ, बोलो। कुछ ऐसी चीज लगी है कि वहां जाने से कुछ पेमेंट आई है। यस, एब्सोल्यूटली राइट, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। घर वालों को क्या लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है और उस कुछ अच्छा होने पर घर वाले आनंदित होते हैं और फिर चाहते हैं कि यार कुछ तो अच्छा हुआ, क्यों ना दोबारा फिर से हो जाए। ये जो इसकी तन्मयता है टूटे को ना, छूटे नहीं। तो ये बात बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो परंपरा है, ये बहती रहती है। ना समझी परंपरा में नहीं बह सकती। समझदारी वस्तु में विविधता नहीं होती। विविधता होती है तो प्रस्तुति में। क्या बोल रहे हैं कि समझ समझ एक ही है। समझ कहीं अलग-अलग नहीं होती, क्योंकि सत्य एक ही है और सत्य वो क्या है? अगर इस दुनिया के सबसे बड़े सत्य की बात की जाए, तो सबसे बड़ा सत्य इस दुनिया का क्या है? ये बता सकता है? क्या लगता है आपको? अभी तक जो आपने जितना पढ़ा है, जितना समझ बनी है, तो आप इसको नोट भी कर पाएँगे आज, आप नोट कर सकते हैं अगर नहीं पता तो आपको। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि इस संसार में अगर कोई सत्य है तो वो क्या है? अस्तित्व में कुछ सत्य है तो क्या है? सबसे बड़ा सत्य। क्यों कामना, क्या लगता है? कामना का हमेशा ही नेटवर्क इश्यू रहता है। श्याम आपको क्या नहीं लगता सर है? कुछ भी नहीं है। हाँ, बोलो बेटा क्या सत्य है? क्या लगता है तुम्हें सत्य क्या है? सर बताइए। मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग सर सुख कभी मानव को मिला ही नहीं जितना उसे चाहिए होता है, अपनी लालसा में हमेशा रहा है। ठीक है, ठीक है। ओके, आपको ये लगता है। स्नेहा आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा सत्य क्या है? परम सत्य जिसको बोलते हैं। स्नेहा आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। स्नेहा अगर लोकल भाषा में तो आपकी आवाज़ में चढ़-चढ़ हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, बोलो। सर सबसे बड़ा सत्य ये है कि दुनिया में ना जो भी एक ज्ञानावस्था का मानव है, उन सबके पास समझने की सेम पावर है, सेम कैपेबिलिटी है। बस कौन उसे कितना समझ पाता है और उसे कितना ज़्यादा खुद को फ़ायदा दे पाता है या खुद को कितनी संतुष्टि दे पाता है, वो उस पे निर्भर कर जाती है। पर बढ़िया। सबके पास पावर सेम है। बढ़िया, बढ़िया। जीवन के पास सब में अगर जीवन सब में है और जीवन सब में है, तो एक सब में समानता है कि वो अक्षय बल अक्षय संपत्ति संपन्न है। बिल्कुल, ये आपका ये मानना है कि सत्य ये है। ठीक है, अंजलि आपको क्या लगता है सत्य क्या है? परम सत्य।
सर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं है यानी कि जो जीवन है वो एग्जिस्ट करता ही है। हम उसको झुठला नहीं सकते कि जीवन एग्जिस्ट नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा सत्य यही है कि जीवन एग्जिस्ट करता है तो जीवन है। जीवन है, आपको ये लगता है। बहुत बढ़िया। और शान्वी, आपको क्या लगता है बेटा, सत्य क्या है? और जिस लोगों को लगता है कि जो मतलब उनकी लाइफ है सिर्फ वो उन पे ही डिपेंड करती है और कोई मतलब उनके साथ नहीं है। तो ये जो सह अस्तित्व है ये मतलब सबके साथ मिलकर हमें चलना पड़ता है, ना कि सिर्फ हमारे अकेले का कार्यक्रम है। बढ़िया, ठीक है। श्याम, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा सत्य? सर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सत्य है कि लोग भ्रमित हैं। ये ये भी ठीक है। बिल्कुल, जैसा आपने समझा बिल्कुल बढ़िया समझा। और माही बेटा, आपको क्या लगता है? सर मेरे हिसाब से ये है कि लोग जो करते हैं उनको वो सही लगता है, ना कि वो किसी चीज को देखते हैं कि ये सही है या गलत है, वो उस टाइम पे वो चीज कर देते हैं। ठीक है, आपके जो जवाब अभी तक आ रहे हैं वो भ्रमित अवस्था वाले हैं और कुछ समझदारी वाले भी हैं। लेकिन ये है कि इस क्लास में अगर 6 बच्चे जुड़े हुए हैं तो एक बच्चे ने सही जवाब दे दिया है। इसको ध्यान रखना, आप सभी नोट करना कि जो परम सत्य है वो परम सत्य है सह अस्तित्व, यानी व्यापक। व्यापक जो है बेटा वो सत्य है। सत्य क्या होता है, पहले सत्य को जान लेते हैं। जो सदा सदा एक जैसा भाषे, यानी जो सदा सदा एक जैसा रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता। तो ऐसी कौन सी चीज है? वो चीज है व्यापक। आपके और मेरे बीच में जो खाली स्थान है वो सदा सदा एक जैसा ही रहता है। यानी वो पारगामी है, वो पारदर्शी है, वो हर जगह विद्यमान है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। जहां कुछ नहीं है वहां भी ये स्पेस है। तो अगर हम सत्य की बात करें, परम सत्य की बात करें, तो परम सत्य है स्पेस। और स्पेस में क्या है? सह अस्तित्व। तो यहां दो बातें हैं। सत्य है क्या है? सत्य है व्यापक। समझ पा रहे बेटा? स्नेहा इसके कुछ जो अपनी सानवी बेटियां थी, इसके काफी कुछ पास गई। स्नेहा भी आसपास थी। लेकिन आप सबने, यहाँ बात सही या गलत की नहीं है, बात यह है कि एक हम में इतना विश्वास आ गया है कि मैं सामने रख दूं। इस सामने रखने का क्या है बेटा, अगर कुछ गलत भी आपको ज्ञान होता है तो उसको हम सही कर सकते हैं। समझ पा रहे मेरी बात आप? अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि समझदारी में विविधता नहीं होती, समझदारी एक ही होती है, वो सत्य है। विविधता होती है तो प्रस्तुति में, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी और सुदृढ़ होगी, प्रखर होगी। तो क्या है बेटा, जब समझदारी हमारे अंदर आएगी तो समझदारी की जब प्रस्तुति होगी तो वो प्रस्तुति, मैंने बताया ना, समझ में आ रहा है, अगले वाली पीढ़ी विकसित, उससे ज्यादा अगले वाली पीढ़ी और विकसित, उससे अगली पीढ़ी और विकसित। तो ये क्या है, ये और ज्यादा विकसित होती चली जाएगी। उसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो समझदारी है तो समान एक ही है, इसमें विविधता नहीं होती, लेकिन इसकी प्रस्तुति में और भी ज्यादा निखार आता चला जाता है। इससे जो आने वाली पीढ़ियां है वो भी ज्यादा सुदृढ़ होगी और प्रखर होगी। सही करने का तरीका और प्रखर होता चले जाएगा। सही करने की सार्थकता और सुलभता हो जाती है। यानी मुझे सही क्यों करना है? अभी तक तो मुझे ये गया है कि मुझे नौकरी क्यों करनी, पैसा कमाना है। लेकिन अभी जब उसमें जो हम समझदारी के साथ बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगी, जो हमारी भावना है वो और ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगी और सुलभ हो जाएगी। क्या सुलभ हो जाएगी? समझदारी सुलभ हो जाएगी। अभी क्या है, कुछ ही लोग हैं जो आपको समझदारी की तरफ लेके चलते हैं, लेकिन जब ये बढ़ेगी तो इस समझदारी को बढ़ाने वाले आप लोग और भी बन जाएंगे। अभी जैसे स्कूल में हम 10 टीचर थे, 10 टीचर के साथ ये 6-7 बच्चे और लग गए, तो समझदारी सुलभ तो हो रही है ना। सुलभ का मतलब जो आसानी से अवेलेबल हो जाए। यानी मैं अगर स्कूल में नहीं हूं, महेश भाई स्कूल में नहीं है, वहां स्नेहा तो है। अगर स्नेहा समझदार हो जाती है तो समझदारी और बच्चों के लिए सुलभ हो जाएगी। कामना भी बच्चों को समझा पाएगी, ये जो माही है ये भी बच्चों को समझा पाएगी। समझ पा रहे हो? तो इसको बोलते हैं सुलभता। कोई चीज जब इजीली अवेलेबल हो जाए, तो जो चीज जितनी प्रचुर मात्रा में होगी
वो उतनी ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल होगी। तो जैसे-जैसे समझदारी बढ़ेगी, तो समझदारी ईज़िली अवेलेबल भी हो पाएगी। समझ पा रहे बेटा जी यहाँ तक? आगे देखते हैं। सर्वमानव के लिए इसकी आवश्यकता है। किसकी? समझदारी की। इसलिए समझदारी संपन्न मानव ही परंपरा को सही ढंग से आगे पीढ़ी को अर्पित कर स्वयं संतुष्ट होकर आगे पीढ़ी संतुष्ट हो सकती है। क्या बताया? कि जो समझदार मानव है, वही समझदारी संपन्न परंपरा को आगे लेके जा सकता है। वो अगले आने वाली पीढ़ी को उसको समझदारी को अर्पित करेगा। और ये जो अपने से आने वाली पीढ़ी को अर्पित करने वाला मामला है, इसी से परंपरा चलती है। अभी तक कौन-सी परंपरा चल रही थी? यानी मेरे माँ-बाप ने पैदा किया, मैं शादी करूँ, अपने जैसे 2 एटीम और पैदा कर दूँ। अभी तक ये समझदारी चल रही थी। अब समझदारी किसकी चल रही है? कि समझ की समझदारी चल रही है। बच्चे तो पैदा करने हैं, लेकिन बच्चे कैसे हैं? वो ज्ञानावस्था की इकाई है। उनको ये समझाना कि तुम्हारी जो संतुष्टि है, तुम्हारी जो तृप्ति है, वो वंशानुसंगीयता में नहीं है, संस्कार अनुसंगीयता में है। तुम ज्ञानावस्था की इकाई हो। तुम्हें समझकर प्रमाणित होना है। हम पति-पत्नी समझकर प्रमाणित हो रहे हैं। ये इसी तरह तुम्हें भी समझना है और इसको आगे प्रमाणित करना है। तो यहाँ से परंपरा चल पड़ेगी। मानव संस्कार अनुसंगी इकाई है। वही बात आ गई है। संस्कार समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी का संयुक्त रूप में वर्तमान ही है। अब संस्कार क्या है? जब मानव में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी ये सारी एक साथ होगी, तो इनको बोलते हैं संस्कार। इन्हीं की नित्य वर्तमानता होनी है। यानी ये चारों चीज आगे बढ़कर चलेगी। ये समाज से समझदारी खत्म नहीं होगी। जब समझदारी आएगी तो ईमानदारी बढ़ेगी आदमी में। ईमानदारी बढ़ेगी तो क्या होगा? जिम्मेदार हो गए वो। और जब आदमी जिम्मेदार होता है तो हम क्या करते हैं? भागीदारी करवाते हैं उससे। चलो अभी तुम जिम्मेदार हो गए, शादी कर दो और अब तुम परिवार में भागीदारी करो। कौन सी परिवार में भागीदारी करे? समझदारी का जो परिवार तुम आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि गलतियां किसी को स्वीकार नहीं होती है, इसलिए गलतियां संस्कार नहीं होती है। सही बात की है बाबा जी। बहुत कितनी मतलब अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पे कि जो गलतियां हैं किसी को स्वीकार नहीं होती। क्या आपको गलतियां स्वीकार है किसी को? अगर मुझसे कोई गलती होती है, मैं कहूँ सॉरी भाई, चलो ठीक है, गलती हो गई। मैं उसको स्वीकार करता हूँ। किसको स्वीकार करता हूँ? कि मुझसे गलती हुई है। गलती को स्वीकार करना नहीं, ये स्वीकार करना कि मुझसे गलती हो गई और मैं इसको सही कर रहा हूं। तो किसकी स्वीकार्यता हुई? सही की। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि जो है गलतियां कभी किसी को स्वीकार नहीं होती। गलती को कोई स्वीकार नहीं करता, किंतु गलतियों में फंसा रहता है। कोई आदमी चाहे 1000 गलती किया हुआ हो, किंतु उसे भी गलतियां स्वीकृत नहीं होती। हमने देखा ही है कि कई बार तो हमसे गलती हो जाती है। क्या हम उस गलती को हम मानते सबके सामने? अभी वर्तमान में क्या कंडीशन, मैं इसके बारे में नहीं जान रहा, लेकिन एक भ्रमित मानव जो कोई गलती कर दे, जैसे स्कूल में किसी बच्चे ने किसी बेंच को तोड़ दिया या किसी बोर्ड को तोड़ दिया या पंखे की जो पंखड़ी थी उसको टेढ़ा कर दिया। उसको पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन इस गलती को स्वीकार नहीं कर पाता। जब टीचर पूछते कि क्यों भाई तुमने गलती की है, तो कोई बच्चा जवाब देता है क्या? माही। जब हम क्लास में कोई शरारत कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं और कोई टीचर पूछता है, तो क्या उसको हम स्वीकार करते हैं? नहीं सर। बहाने बनाते हैं। तो बस बाबा जी यही बता रहे, इतना कितना कितना आसानी से समझाया है। गलतियां किसी को स्वीकार नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें कोई अगली पीढ़ी को अर्पित नहीं करना चाहता। अतः ना समझियो की कोई परंपरा नहीं बनती। चलो तुमने कोई पंखे की पंखड़ी तोड़ दी, तुम चाहोगे कि तुम्हारी जो आने वाली संतानें हैं वो भी स्कूल में जाए और पंखे की पंखड़ी को तोड़े या ब्लैक बोर्ड को तोड़े या बेंच पे उल्टे सीधे नाम लिखे, उल्टे सीधे चित्र बनाए? चाहोगी ऐसा? कामना और अंजलि, तुम चाहोगे बेटा कि जो गलतियां तुमने नो की वो सर। तुम्हारे बच्चे भी करें? नहीं। इसलिए नो कहते सर। बाबा जी, क्योंकि नो गलतियां सर। हम स्वीकार नहीं करते हैं। गलतियों के कारण ही नासमझी है और नासमझी में ही गलतियां होती हैं और इनकी कोई परंपरा नहीं बनती। क्यों? क्योंकि इसे कोई स्वीकार नहीं करता। तो इन तमाम गवाहियों के साथ ही निष्कर्ष निकलता है कि समझदारी ही परंपरा सहज स्रोत है।
समझदारी के लिए ध्रुव बिंदु है मानव चेतना रूपी समानता। समानता का ध्रुव है जीवन। जीवन में गठन पूर्णता और अक्षय बल अक्षय शक्तियां यही समान है। मैं कितने भी आशा विचार इच्छा करता हूँ, मुझ में आशा विचार इच्छा करने की ताकत बनी ही रहती है। इस तरह से जीवन में अक्षय बल और अक्षय शक्तियां होने के लिए प्रमाणशीलता से मुक्त हुए बिना हो नहीं सकता। ये तर्क विधि से जीवन की गठन पूर्णता को स्वीकार करने की बात की गई है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। क्या बातें कर चुके बेटा जी? कि जब हम बात करते हैं समझदारी की, तो समझदारी कैसे आएगी? समझदारी का ध्रुव बिंदु क्या है? तो समझदारी का ध्रुव बिंदु है मानव चेतना। यानी हमें जीव चेतना की जगह मानव चेतना में समझना पड़ेगा। और समानता का आधार क्या है? क्या कहा? मानव चेतना रूपी समानता। तो समानता किसमें है? समानता है जीवन में। जब हम कहें कि सर्व मानव समान है, तो किस रूप में समान है? जीवन के रूप में। अभी तक हम क्या समझ रहे थे कि मानव शरीर के रूप में समान है, लेकिन यहाँ बात कर रहे बाबा जी कि मानव जो समान है, मानव में जो समानता का आधार है वो जीवन है। क्योंकि सबके जीवन में वही समान, जैसे अभी एक बच्चे ने बताया था सत्य क्या है, तो सत्य बताया था कि जीवन में सभी के जीवन समान होते हैं और सभी जो जीवन है वो अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है। इसी को सत्य बोला था आप लोगों ने। तो अब यही देखना है कि जीवन समान है, जीवन समान है और ये अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न। अक्षय मतलब ये कभी स्टॉप होते नहीं, रुकते नहीं, इनका अंत नहीं होता। तुम नींद में भी हो तभी भी तुम्हारे दिमाग में विचार चल रहे हैं जो तुम्हें सपने के रूप में दिखाई देते हैं। तुम एक मिनट के लिए भी अपने दिमाग को विचार मुक्त, विचार शून्य नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये जो आशा विचार इच्छा है, ये जो विचार चल रहा है, ये क्या है? ये अमर है, ये अक्षय है, ये कभी क्षय नहीं होता, ये चलता ही रहेगा। यहां तक क्लियर है बेटा जी? थोड़ा आगे बढ़ ले, अभी 10 मिनट का टाइम है हमारे पास। मुझ में जब समझदारी स्वीकार हो गई, इसको कैसे जांचा जाए? यानी मैं समझदार हो गया, इसका क्या प्रूफ है भैया? दुनिया तो प्रूफ मांगती है, और हम इतने दिन से जो बात कर रहे हैं समझदारी की, मैं समझदार हो गया, इसका क्या प्रूफ है? तो इसका प्रूफ क्या है? इसको व्यवहार में, कार्य में, व्यवस्था में जांचा जाता है। मैंने व्यवहार और कार्य में कई बार जांचा। व्यवस्था के रूप में हम स्वयं को जीना समाधान समृद्धि के रूप में स्पष्ट है। समग्र व्यवस्था अभी भी बनी नहीं है मानव परंपरा में। अखंड समाज व्यवस्था के रूप में जीने के बाद हमारे अनुभव में, सहअस्तित्व में जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही समझने वाली बात का परंपरा रूप में प्रमाणित ही है। अनुभव के लिए पुनः प्रमाण मिल जाता है, हमारा अनुभव बुलंद होता है। इस ढंग से अनुभव मूलक विधि से जीने वाली बात आई। इस तरह निष्कर्ष निकलता है, मानव समझदारी पूर्वक अनुभव मूलक विधि से व्यवस्था में जीता है। जीवावस्था वंशानुसंगी विधि से, पदार्थावस्था बीजानुसंगी विधि से, और प्राणावस्था बीजानुसंगी विधि से, और पदार्थावस्था परिणाम अनुसंगी विधि से व्यवस्था में रहते हैं। तो बाबा जी बात क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं व्यवस्था की। यानी कि मैं समझदार हो गया, इस समझदारी को कैसे जांचे? तो इसको जांचना है हमें अपने व्यवहार में, अपने कार्य में और अपनी व्यवस्था में। यानी जिस व्यवस्था के हम हिस्से हैं, क्या उस व्यवस्था को समझकर उस व्यवस्था में मैं भागीदारी कर पा रहा हूं? अगर कर पा रहा हूं तो मैं समझदार हूं। क्या ये जो मेरा ज्ञान है, ये जो मेरी समझ है, मेरे व्यवहार में काम आ रही है? व्यवहार मतलब मानव से मानव का जो संबंध है। तो क्या मैं मानव को समझ पा रहा हूं? मैं मानव हूं, सामने वाला भी मानव है, क्या मैं स्वीकार कर पा रहा हूं? मैं जानबूझकर परेशान नहीं होता, वो भी जानबूझकर परेशान नहीं होता। मैं जानबूझकर किसी को परेशान नहीं करता, वो भी जानबूझकर मुझे परेशान नहीं कर पाता। क्या ये स्वीकार्यता भाव मुझ में है? तो ये कैसे आएगी? व्यवहार में आएगी। ये सारी चीजें मेरे व्यवहार में आ जाएगी। यस मानव यार, मैं भी मानव हूँ, मुझसे गलती हो ही जाती, छोड़ो ना, हो गई तो। अभी कल मेरे साथ क्या हुआ? कल
मेरे फैमिली मेंबर्स कुछ साथ में थे। मेरी वाइफ की मम्मी थी और ये जो लोग हैं, इन्होंने मेरे को पहले देखा हुआ है। जब मैं ड्राइविंग करता हूँ तो पहले मेरी ड्राइविंग कैसी थी और मेरा बात करने का तरीका कैसा था। अग्रेसिव अग्रेसिव ड्राइविंग थी या गुस्सा जल्दी आता था। तो कल जब हम आ रहे थे तो रास्ते में एक ट्रक खराब था, तो मैं उसके साइड से निकल रहा था। दूसरी तरफ से एक दूसरी गाड़ी आई, उसने मेरी गाड़ी को साइड से थोड़ा ठोक दिया। ठोकने के बाद जब नीचे उतरे और मैंने उससे बात की, तो उसने पहले स्वीकार नहीं किया कि गाड़ी लग गई है। जब उसने नीचे उतर के देखा कि हाँ, गाड़ी लग गई है और नुकसान हो गया है, उससे बात की। तो जिस तरीके से मैं बात कर रहा था, उसके बाद वो बोला, "भैया आप गाड़ी को रोकिए।" मैंने गाड़ी को साइड में लगाया तो गाड़ी लेके भाग गया। गाड़ी को साइड में लेके भागा तो घरवालों ने भई कहा कि ये इसको रोकना चाहिए था, इससे पैसे माँगने चाहिए थे, इसने नुकसान कर दिया, लगभग 5-7 हज़ार का गाड़ी में नुकसान हो गया है। तो जब मैंने उनसे बात की, कोई बात नहीं भई, गलती हो गई, उसने कौन-सी जानबूझकर मार दी। तो कोई बात नहीं, गलती मुझसे भी हो सकती है, कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता। तो वो जो सामने वाले जो व्यक्ति जो मेरे रिलेटिव्स बैठे थे, वो इस चीज़ को महसूस कर पा रहे थे। उन्होंने आज टोका मुझे कि भई आपके आचरण में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आप इतना पहले गुस्सा हो जाते थे। आप अगर कहीं पे टोल पे लाइन लगी तो वहाँ गाड़ी रोक के वहाँ खड़े झगड़ना करना शुरू कर देते थे। आप हमेशा मतलब व्यवस्था को बनाने के लिए झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे, लेकिन अब आप इसको बड़ी ईज़िली ले पाते हो। तो ये कहाँ पर, ये क्या है, ये समझदारी प्रमाणित हो रही है। कहाँ पर प्रमाणित हो रही है? मेरे व्यवहार में। और ये व्यवहार सामने वालों को दिखता है, तो उनकी भी उत्सुकता जागती भी हो हुआ तो कैसे हुआ? ऐसा क्या साथ में आप कर रहे हैं? तो ये किस में आया? ये मेरे व्यवहार में आया। कार्य में कैसे आएगा? कार्य में इस प्रकार आएगा कि मैं प्रकृति के साथ जो मेरा आचरण है, उसको कैसे कर पा रहा हूँ। प्रकृति का दोहन, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, इनका प्रयोग, मैं क्या इनको यूज़लेसली ज़्यादा खराब कर रहा हूँ या इनको बचा कर रख रहा हूँ, इनका संरक्षण कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे व्यवहार में आती हैं। व्यवस्था में भागीदारी, यानी कि मैं जिस व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जिन-जिन व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, वैसे तो कोई भी व्यक्ति एक विशेष व्यवस्था से नहीं जुड़ता, वो कई व्यवस्थाओं से जुड़ता है। जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़ा हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक टीचिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ। जब एक मैं घर में रह रहा, तो घर की व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये क्या है, मैं समझदार हो गया, ये 3 चीज़ जगह पर जाँचा जा सकता है। कहाँ? मेरे व्यवहार में, मेरे कार्य में और मेरे व्यवस्था में। मैंने व्यवहार और कार्य में कई बार जाँचा। व्यवस्था के रूप में भी, हम स्वयं में जीना, समाधान, समृद्धि के रूप में। अब व्यवस्था में कैसे जाते रहे? व्यवस्था कहाँ थी बेटा? परिवार में, स्कूल में। कहाँ पर आ गई? समृद्धि में। यानी मुझे संतुष्टि कि मेरे पास जो कुछ है अपनी आवश्यकता से ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा गुज़ारा हो जाएगा। ये समझ में आने लगता है। अब यहाँ पर आपको वो भूख खत्म हो जाती है, कितना पैसा चाहिए? दूसरा वह है कि समग्र व्यवस्था अभी तक बनी नहीं है मानव परंपरा में। तो अब जब सब लोग समझदार हो जाएँगे, तो ये भी हो जाएगा, वहाँ भी मैं अपने आप को जाँच पाऊँगा। लेकिन फिलहाल मैं ये जाँच पा रहा हूँ कि जिस व्यवस्था में हूँ, उस व्यवस्था में सही प्रकार से भागीदारी कर पा रहा हूँ। मैं स्कूल में लेट नहीं आ पा रहा हूँ, अपने पीरियड में टाइम से पहुँचता हूँ। स्कूल में जो काम दिया जाता है, उसको करता हूँ। परिवार वाले जब बोलते हैं कि पापा ये लेके आना है, वाइफ़ जब बोलती है कि आज घर पे ये चीज़ खत्म होगी, इसको देख के लाना है, तो उन सारी व्यवस्था में हम भागीदारी कर पाते हैं और भागीदारी दिखाई भी देती है। और ये क्या है, अभी हम परिवार के रूप में जुड़े हुए हैं, फिर एक मोहल्ले के रूप में, फिर एक स्कूल के रूप में, तो ये धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। पहले मुझे अपना परिवार ही अपना लगता था, फिर मुझे पूरा मोहल्ला ही अपना परिवार लगने लगा, फिर मुझे पूरा गाँव ही अपना परिवार। तो इस प्रकार क्या है कि एक समय ऐसा आता है कि ये पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। विश्व को परिवार मानकर जब मैं जीता हूँ, तो ये जो मेरे अंदर जो फीलिंग होती है, वो मानव वाली नहीं होती, वो देव मानव वाली भी नहीं होती, वो दिव्य मानव वाली। मानव की 5 कोटि या 5 प्रकार के मानव होते हैं और हम जो जी रहे हैं अभी भ्रमित अवस्था में, वो सबसे निम्न कोटि है, जिसको अमानव बोलते हैं। उसमें क्या आता है? पशु मानव और राक्षस मानव। तो बाबा जी यही समझा रहे हैं कि भई हम जो है, वो संस्कार अनुषंगी इकाई हैं। ये जीना जो हमारे पास है, ये सहअस्तित्व है। इसको जो सहअस्तित्व को जैसा है, वो वैसा समझ में आने लगता है और ये फिर इसकी परंपरा बन जाती है। यानी मैंने सहअस्तित्व को समझा। जब मैं सहअस्तित्व को जीते समय जानवरों के साथ, पेड़-पौधों के साथ व्यवस्थात्मक और संतुलन वाला व्यवहार करता हूँ, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? वो भी तो वही करेंगे ना।
अभी तक जब हम 200 साल का इतिहास देख रहे थे स्कूल में, जो मेरे वाले शिविर में थे, तो मैंने 200 साल का इतिहास रखा था। तो उसमें जो कमियाँ आती गई, एक बार ह्रास शुरू हुआ, तो वो ह्रास धीरे-धीरे बढ़ता चला गया। तो इसी प्रकार जब हमारे यहाँ संबंधों में, परंपरा में विकास शुरू होगा, तो विकास भी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 के रूप में बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं बेटा आप? कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं, मैं समझ के आगे बढ़ रहा हूँ। इस तरह निष्कर्ष निकलता है कि मानव समझदारी पूर्वक और अनुभव मूलक विधि से व्यवस्था में जीता है। 2 चीजें बताई। समझदारी समझदारी होगी तो समझदारी पूर्वक मानव जो अभी 4.5 जीवन क्रिया में जी रहा है, ये पूरे की पूरी 10 जीवन क्रियाओं को अपना कंप्लीट करेगा। 10 जीवन क्रियाओं को कंप्लीट करेगा, न्याय धर्म के साथ आगे बढ़ेगा। तो जो चित्रण हमारा बना हुआ है वो साक्षात्कार में कन्वर्ट होगा। चित्रण क्या है? इमेजिनेशन वाला है। साक्षात्कार क्या है? जो जैसा है उसको समझ पा रहा हूं। तो जब मैं ये जो जैसा है उसको समझ पा रहा हूं, इसको बुद्धि ग्रहण करना स्वीकार कर देगी, बुद्धि एक्सेप्ट करना स्वीकार कर दे कि यस, ये सही रास्ते पर आ गया। तो ये जो चित्रण है, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा पूछता पापा ये क्या है? बल्ब, उसके दिमाग में बल्ब का चित्र आ गया। फिर पूछता पापा ये क्या है? ये टीवी है, टीवी का चित्र उसके दिमाग में आ गया। तो इसी प्रकार चित्रण धीरे धीरे बनते थे। सेम इसी तरह जो साक्षात्कार है वो भी हमें एक एक का होगा, ये नहीं कि सबका एक साथ हो जाएगा। धीरे धीरे बातें समझ में आती चली जाएगी और फिर एक बार ऐसा हो कि यस, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। वो जो सब कुछ समझ में आना है वो है कि बुद्धि अब पूरी तरह भर गई है। किससे भर गई है? ज्ञान से। कौन से ज्ञान से? इसमें जीवन ज्ञान है, अस्तित्व दर्शन ज्ञान है और मानव तेरा पूर्ण आचरण ज्ञान है। ये जब होगा, ये जब सारे ज्ञान मुझे हो जाएंगे तो उसको कहा जाएगा कि मुझे अनुभव हो गया। अनुभव क्या हो गया? अनुभव हो गया अस्तित्व सह अस्तित्व का। अनुभव में क्या होना है? सह अस्तित्व ही अनुभवित होना है। यानी कि मैं हूं, ये व्यापक है और मैं व्यापक में हूं, और जितनी भी व्यापक में इकाइयां हैं इन सबके साथ मेरा संबंध है। हम कई बार ये एक्टिविटी क्लास में कराते थे हैप्पीनेस में, अभी देखो मेरा संबंध किस किस के साथ है। तो हम काउंट क्या कराते थे? या स्कूल में जो माली है उसके साथ मेरा संबंध है, क्योंकि ये मेरे लिए अच्छे अच्छे पेड़ लगा रहा है, इन्हीं की पेड़ों की छावा में मैं बैठता हूँ और कल इन्हीं पेड़ों के फल में खाऊंगा। तो माली मेरे जीवन में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार हम सबके साथ संबंध बनाते थे। अब ये समझदारी पूर्वक क्या होगा कि मानव समझ जाएगा कि सबके साथ मेरा संबंध है। ये जो अनुभव होना है, अब अनुभव हो गया। पहले क्या चल रहा था? पहले मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त, चित्त से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा, ऐसा चल रहा था। यानी छोटे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप पर आ गए, 5 मंजिल पूरी। उसके बाद अब मैं समझदार हो गया। अब मैं समझदारी पूर्वक, जो आत्मा है वो आत्मा समझदार है, वो क्या करेगी? बुद्धि को डायरेक्शन देगी। बुद्धि किससे समझदार है? चित्त से, वो चित्त को देगी। चित्त वृत्ति को, वृत्ति मन को। पहले क्या होता था? जो कम समझदार था, यानी शरीर मन को संदेश दे रहा था, मन चित्त को दे रहा था, चित्त वृत्ति को वृत्ति, बुद्धि को बुद्धि, आत्मा को, नीचे से ऊपर जा रहा था। लेकिन एक बार अनुभव हो गया तो अनुभव में वो सारी चीजें प्रमाणित होगी। वो प्रमाण होना ही मतलब है अब मैं अनुभव के साथ जी रहा हूं। जब अनुभव के साथ जी रहा हूं तो जो काम मैं सीखते हुए कर रहा था और जो काम मैं सीख कर रहा हूं, दोनों कामों में दिन रात का फर्क होगा। सीखते हुए करना और सीख कर किया गया कार्य, दोनों में से बेहतर कौन सा होगा? श्याम, मैं स्कूटी चलाना सीख रहा हूं, तो स्कूटी जो है वो सीखते सीखते चलाना है, ऐसे ऐसे करके, और मुझे स्कूटी चलानी आ गई, मुझे स्कूटी चलाने का एक्सपीरियंस है, अब मैं उसको ऐसे चला रहा हूं। तो ज्यादा कॉन्फिडेंस किस में है बेटा? सीख कर जैसे मेरे को चलाने में या सीखते सीखते चलाने में? सीख के चलाने में। इसी प्रकार है, हम पहले क्या करते हैं? हम पहले जीते हैं, 4.5 से 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं? सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब सीख कर हम आगे 5वें पदान पर आ गए हैं, अंतिम पदान पर, यानी आत्मा में। अब हम क्या है? हम सीख गए हैं।
हम अनुभवित हो गए हैं, हमें एक्सपीरियंस हो गया, उस एक्सपीरियंस के साथ हम नीचे आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। और ये कहाँ आता है? ये हमारे प्रमाण में आता है। एक स्कूल में एक गार्ड है, एक प्रिंसिपल है, एक टीचर है। इसमें सबसे ज्यादा अनुभव एक्सपीरियंस किसको माना जाएगा? प्रिंसिपल, क्योंकि पद है। भले ही टीचर उससे ज्यादा समझदार हो, लेकिन मान्यता यही बनी हुई है। तो समझदारी क्या बेटा? समझदारी सेम होती, समझदारी में कोई विविधता नहीं होती। तो समझदारी की जांच कैसे होती है? समझदारी की जांच का मतलब है कि हम व्यवस्था में जी रहे हैं, यही समझदारी की जो है अपना प्रमाण है। समझदारी का धारक वाहक कौन है? समझदार, अच्छा अच्छा, ये तो ऊपर वाला था। तो यही देखना, जब हम सहअस्तित्व के साथ जीते हैं तो हम पाते हैं कि जो मानवा जो अवस्था यानी ज्ञानावस्था है, वो संस्कार अनुसंगी से वर्तमान होगी। वर्तमान का मतलब है मानव जैसा है। अभी तक भ्रमित अवस्था से हो रही थी तो मानव भ्रमित ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जब समझदारी की परंपरा होगी तो मानव कैसा दिखाई देगा? समझदार दिखाई देगा। तो मानव जो है वो संस्कार अनुसंगी है, जीवावस्था वंशानुसंगी है, यानी वंश परंपरा से अपने आप को आगे बढ़ा रही है। अनुसंगीयता का मतलब बेटा अपने को वर्तमानित रखना। शरीर भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन जो मेरी परंपरा है, गाय जो पहले दिन पैदा हुई थी, वो गाय और आज वाली गाय सेम ही हो सकती, कुछ 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन गाय के सारे जो गुण थे वो उसके अंदर उपलब्ध है। तो अनुसंगीयता यही कि अपने आप को कैसे बनाए रखा जाए। तो जीवावस्था की जो जीवावस्था थी वो वंशानुसंगी थी। प्राणावस्था बीज अनुसंगी थी, क्योंकि बीज से ही नए पेड़ का जन्म होता है। और जानवरों में वंशानुविधि से अगले जीव का जन्म होता है। और पदार्थावस्था में, यानी एक जैसा पदार्थ दूसरे जैसा पदार्थ बनेगा, यानी एक पदार्थ से नया पदार्थ बनना, इसको बोलते हैं परिणाम अनुसंगी। परिणाम का मतलब है कि एक चीज है उसमें दूसरी चीज जुड़ी और कोई नई चीज जुड़ गई, ये उसका परिणाम है। दो चीजों से जो मिलके बनता है वो परिणाम। बेटा एक गिलास पानी पिला दे मुझे। तो जो दो चीजें थी वो मिलकर नई चीज बनी, ये प्रमाण है कि यस बन गई। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब मिला पानी बना, तो पानी प्रमाण हो गया। समझ पा रहे मेरे बच्चों आप बात? तो जो जीवावस्था है, सॉरी जो प्राणावस्था, वो क्या है? वो है अपनी परिणाम अनुसंगी। यही अपनी अपनी व्यवस्था में रहते हैं। यानी जो पदार्थावस्था है वो परिणाम अनुसंगी के साथ आज भी है। जो जीवावस्था है वो बीजानुसंगीता के साथ आज भी है। आज भी जो पेड़ पौधे हैं वो बीजों से ही हो रहे हैं या कलम से हो रहे हैं। जो जीव जंतु थे वो अपनी वंश परंपरा के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। अब कमी थी किसकी? मानव की। कौन सी कमी? मानव संस्कार अनुसंगी है, लेकिन जीता कैसे है? वंशानुसंगी, यानी जानवरों की तरह। तो जब समझदारी आएगी तो मानव भी अपनी अवस्था को समझेगा, अपने स्वभाव को समझेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी परंपरा को चलाएगा। आज का चैप्टर हम यहीं पर खत्म करते हैं। इस मुद्दे पर नोट कर लेते हैं। मेरी किताब में जो है इंग्लिश वाली में 53 का लास्ट ये पैरा है। और जो हिंदी वाली बुक है उस पे 24 का लास्ट पैरा है। ठीक है बेटा जी, कल हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। आज अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर इस क्लास को हम बंद करेंगे। है किसी बच्चे का कोई सवाल? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है बेटा? नो सर। ठीक है, तो क्लास लेफ्ट करें। आज मैं ज्यादा थका हुआ था इसलिए मैंने बोल दिया था आज अंजलि पढ़ेगी, लेकिन खाना खाने के बाद कुछ हिम्मत सी बढ़ी तो चलो मैं पढ़ देता हूँ। करे खत्म बेटा? ओके, गुड नाइट। एक एक बच्चा क्लास लेफ्ट कर सकता है। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर।